नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने जूनियर फार्मासिस्ट के लिए घोषित किए पदों का हवाला देते हुए उनके सिलेबस पर सवाल उठाए। पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा की वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी ने आरोप लगाया कि ये सिलेबस सरासर गलत है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि सिलेबस के जरिए अगर उम्मीदवार सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो वो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे। जो बी फार्मेसी की जो पोस्टें आपकी निकली हैं जूनियर फार्मासिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग था कि उनका सिलेबस जो है कहीं ना कहीं गलत है, जो न्याय नहीं देता। और कहीं ना कहीं जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके नियमों का भी उल्लंघन है। मैं आपसे निवेदन यही करना चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट को सीरियसली इसमें सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये बात है उनको सीरियसली रखना चाहिए, और जो पेशेंट्स के साथ जो अन्याय करेंगे, जो फार्मेसी जो सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे उनको नॉलेज नहीं होगी लेकिन वो नर्सिंग का कोर्स लेकर, ओटीटी का कोर्स लेकर या टेक्नीशियंस का कोर्स लेकर जो है अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने जो ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो अपने उसके मेडिकल के लिए, वो पेशेंट्स के लिए उनकी ड्यूटी है, वो कहीं ना कहीं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से इस सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उस वो जागरूक हो थोड़ी सी और बच्चों को। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू द्वारा आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू उपस्थित रहे, जबकि आरबीआई जम्मू के क्षेत्रीय निदेशक श्री चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने का उद्देश्य आम लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों के प्रति जागरूक करना है। अभियान के तहत लोगों को केवाईसी की प्रक्रिया, उसके महत्व और सरल अनुपालन के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि केवाईसी एक जरूरी प्रक्रिया है जिसे सुरक्षित और सुविधाजनक माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है। साथ ही सेंट्रल केवाईसी जैसी सुविधाओं के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है ताकि प्रक्रिया और अधिक आसान बन सके। और अब जो केवाईसी के साथ सी केवाईसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि अब हर बैंक के लिए अलग अलग केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार किसी कस्टमर का केवाईसी हो गया, सी केवाईसी हो गया, तो वो सभी बैंक्स पर मान्य होगा। तो एक बहुत बड़ा कदम है कि ताकि हमारे कंज्यूमर्स को सुविधा भी हो और उनकी बैंकिंग बड़ी इजी हो, सेफ हो। नहीं, वो जो कहते हैं, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो है साइबर फ्रॉड्स। साइबर फ्रॉड्स को रोकने का भी यही तरीका है। अगर हम केवाईसी में अच्छी तरह से ये करें, जो अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आती हैं उनसे हमारा ध्यान भटके नहीं, लेकिन सही ऑफिशियल चैनल से हम अपना केवाईसी कराएं, सी केवाईसी कराएं, तो हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। सी केवाईसी भी इम्पॉर्टेंट है और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो पैसा गया है ये जेन्युइन कोई कंज्यूमर है, किसके पास गया है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। और सारा इसकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्ना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास द्वारा युवा पार्लियामेंट्री का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विस्तृत चर्चा की गई और विद्यार्थियों ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बजट के विभिन्न पहलुओं पर तार्किक और प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। पक्ष ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए सरकार की योजनाओं को जनहितकारी बताया। वहीं विपक्ष ने महंगाई, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए और कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर इस देश को लेकर के जाने का काम कर रहा है। जहां पर सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, वहीं पर स्टैंड अप, स्टार्टअप जैसी स्कीम्स में जो एलोकेशन है, आज भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का एक क्रेडिबिलिटी है और उनके प्रति हर जनमानस का जो एक विश्वास है, उसी के कारण ये संभव हो पाया है। और सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी
ये बजट जो है उसके हर सेक्टर और हर स्फीयर को टच करने का जो आज काम किया गया, मुझे लगता है कि इससे जन जागरण भी होगा, नौजवानों के अंदर एक जागरूकता भी आएगी, बजट के बारे में उनकी समझ भी डेवलप होगी और वहीं पर उनकी जो कमिटमेंट है देश को आगे लेकर के जाने की वो भी डेवलप होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 54 लाख करोड़ रुपए का ये बजट, एनुअल बजट जो है वो पेश किया गया, उस पर यहाँ डिटेल डिस्कशन हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत को भी सशक्त करने के लिए, विकास करने के लिए ये बजट जो है बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और आज मुझे खुशी है, मेरे साथ यहाँ हमारे अरुण प्रभात जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छे यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपना बड़ा अच्छा यहाँ पे मार्गदर्शन जो है वो बच्चों का किया है। हमारी यहाँ की बड़ी ही अच्छी डेडिकेटेड और यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर शालू सुमयाल मैम, जिनकी लीडरशिप में सारा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और बाकी स्टाफ जो यहाँ का है सब ने यहाँ पर कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिला बच्चों में। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी। जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे 500 प्रमुख विभागों और उनकी कार्यप्रणाली पर आधारित एक विशेष मैगजीन का विमोचन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने मैगजीन का लोकार्पण किया और उन्होंने बताया कि एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने अपने सभी विभागों की गतिविधियों, उपलब्धियों और सेवाओं को एक ही प्रकाशन में समाहित किया। डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि इस मैगजीन का उद्देश्य हर किसी को अस्पताल की सेवाओं, सुविधाओं और उपचार व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर जानकारी मिल सकेगी। हमने इसको डॉक्यूमेंट करने की एक कोशिश की है और ये जम्मू कश्मीर का स्कीम्स के बाद गवर्नमेंट का पहला अस्पताल है जिसने अपनी मैगजीन निकाली है और ये मैगजीन जो है हमारी हर साल निकलेगी और इसमें अगर आप देखोगे, आप खुद भी हम आपको कॉपी दे देंगे, इसमें हम जो जो काम करते हैं वो सारे हमने रिफ्लेक्ट किए हैं। जो हमारा वर्क डन की रिपोर्ट है वो भी हमने रिफ्लेक्ट की है। फिर कुछ टॉपिक हमने डॉक्टर से, नर्सिस से, खुद मैंने एक टॉपिक लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हॉस्पिटल वायलेंस है कि हॉस्पिटल में वायलेंस क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसको कैसे ओवरकम करना है, इसमें जनता का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, वो भी हमने इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिशियल तो है ही है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग करनी होती है, हमने ऊपर से अपनी अथॉरिटीज़ को शो करना होता है कि इतना काम हम कर रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। वर्क डन अगर ज़्यादा होगा तो आपको बजट मिलेगी, आपको मैन पावर मिलेगी, आपके हर चीज़ की प्लानिंग जो है आपके वर्क डन पे की जाती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका फ़ायदा है। दूसरा ये है कि कोई नया स्टूडेंट आएगा तो उसको भी पता लगेगा कि अस्पताल में क्या एक्टिविटी होती है, हमारी लाइब्रेरी में बुक रहेगी, हमारे पीजीज को पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है कि हमारा जॉब फंक्शन क्या है, कैसे प्रोफाइल है। हमने इसमें पूरा लिखा है कि मेडिकल स्टूडेंट का क्या काम होता है, डिप्टी का क्या काम है। सांबा के ऐतिहासिक सांबेश्वर मंदिर में आज श्री खाटू श्याम धाम से लाई गई खाटू श्याम जी की पावन मूर्ति विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ विराजमान की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रस्म 18 फरवरी को संपन्न करवाई गई। श्रद्धालुओं ने फूलमालाओं और भजनों के साथ खाटू श्याम जी का स्वागत किया और इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र में खुशी और आस्था का माहौल देखने को मिला। भगवान खाटू श्याम की मूर्ति जिसके शीश की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सांबेश्वर महादेव मंदिर सिद्धवाला पर बड़ी धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा। दिनांक 15 तारीख को महाशिवरात्रि महोत्सव होगा। 16 तारीख को भगवान शंकर जी का जग जो हर साल की तरह इस साल भी पक्की मंडी हाल में मनाया जाएगा तथा 17 और 18 तारीख को भगवान खाटू श्याम जी की पूजा के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा 18 तारीख को होगी। 17 तारीख को भी पक्की मंडी हाल में भंडारे का आयोजन किया गया है। वो 18 तारीख को भगवान खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर भंडारा होगा। तत्पश्चात 19 तारीख को सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवद्वालय पे भंडारा होगा। आपके माध्यम से तमाम भगवान भोलेनाथ वो खाटू श्याम जी के जो श्याम भक्त को मैं निवेदन करूंगा कि आप सांबेश्वर महादेव मंदिर पर 18 तारीख को पहुंचे
और मूर्ति प्रतिष्ठा के अंदर उपलक्ष्य में अपनी हाजिरी लगाए कि खाटू श्याम जी सांबा में मंदिर में विराजमान हो गए हैं और अब जो है 18 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है रखा गया है। साथ में पक्की मंडी में भंडारा भी रखा गया है। 17 को भी भंडारा है, 18 को भी है और 19 को भी है। तो सब भक्तों से मेरी अपील है कि जम्मू कश्मीर में गुजरात के तर्ज पर रहबरे खुराक प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर राशन डीलर सड़कों पर उतर आए। जम्मू में सिटी राशन डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले डीलरों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि गुजरात में इस प्रणाली के माध्यम से जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ी है, जिससे आम लोगों को लाभ मिला है और राशन डीलरों का जीवन स्तर भी सुधरा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी यही मॉडल अपनाया जाए ताकि डीलरों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने कमीशन बढ़ाने और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की भी मांग की। हमारी डिमांड ये है कि सरकार से हमने बहुत बार मांग की, या तो रैबरे खुराक आपने जो पॉलिसी बनाई थी राशन डीलरों को नियमित करने के लिए, गुजरात की पॉलिसी है जो जिसमें उन्होंने एक फिक्स्ड कमीशन लगा दी और गुजरात की जनता में जन वितरण प्रणाली बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। वहां का लीडर भी राशन डीलर भी खुश है, उसको फिक्स्ड कमीशन मिनिमम बेसिस रेट के तहत मिल रही है, उसका जीवन स्तर ठीक हो गया है। ज्यादा ठीक तो नहीं हुआ मगर थोड़ा सा ठीक हो गया। हमारी सरकार से विनती है, आप कुछ नहीं कर सकते तो इस पॉलिसी को यहाँ लागू कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो जो हमारी कमीशन है जितनी भी महीने की बनती है वो एनपीएचएच राशन कार्ड से है, पीएचएच राशन कार्ड से है, AAY राशन कार्ड से है, माइग्रेंट्स कमीशन है या प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंट्री राशन की स्कीम, वो सब इकट्ठी करके हमें बराबर में बांट दो। इतना तो कर सकते ना सरकार का कुछ जाए ना ही मेरे। सुरनकोट के ब्लॉक बफलियाज के लोगों ने इलाके में मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में खेल सुविधाओं की कमी के कारण युवा वर्ग नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है। उनका मानना है कि यदि मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाता है तो युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सकेंगे। वर्तमान में क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध नहीं है, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द मिनी स्टेडियम की स्वीकृति दी जाए। आज हमारे इस ज़िमन में यूथ इकट्ठे हुए हैं कि हमें मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की बहुत नीड है। बफलियाज में हमें मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ दिया जाए, क्योंकि हमारे जो यूथ है इनमें टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर किस्म का खेल हमारे लोग यहाँ खेलते हैं यूथ। क्योंकि अगर यूथ को एक्स्ट्रा करिकुलम की तरफ लाया जाएगा, ये बड़ी अच्छी और बड़ी एक जो है मेहरबानी होगी हमें गवर्नमेंट की, एलजी सरकार की, उम्मत सरकार की। हमारी ये डिमांड है हाई अथॉरिटी से कि हमें यहाँ मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बफलियाज में दिया जाए। तो हमारी आज एक ही इतनी यूथ जो इकट्ठी हुई है, इसकी एक ही हमें ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ से सुरनकोट चल के पूंछ जाके जुलास में जाके गेम खेलते हैं, वहाँ पे देखो क्रिकेट को कितना आगे लेके लिया जा रहा है। हमारे पास इतनी यूथ यहाँ की, नाम है उस लड़के का, वो KPL में खेल रहा है। और मतलब ये है कि हमारे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक बफलियाज में आप देखोगे एक से एक है, ठीक है। ये नहीं है कि क्रिकेट में ऑल स्पोर्ट्स में लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये है कि हमारे पास ब्लॉक बफलियाज में कोई भी मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुछ भी नहीं है। और आप यहाँ पे देखोगे तो अननेसेसरी बिल्डिंग्स बना दी जा रही हैं, ठीक है। ये इधर उधर बिल्डिंग्स बना दी जा रही है। हमें अगर एक रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमें कुछ न दें, एक छोटा सा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे दें। के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे उधमपुर में आज PHE एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने डेली वेजरों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर डेली वेजरों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में भी डेली वेजरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर बरगलाया गया। वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बजट सत्र में उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे पानी की सप्लाई रोककर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी।
मेरी अपील है आपके माध्यम से फिर सब एमएलए, गवर्नमेंट, सीएम से, सबों से कि ये जो जायज मसले जो ऑलरेडी आपने कमिट किए हुए हैं, माने हुए हैं, तो इनको फौरी तौर पर इस असेंबली सेशन में इनको हल किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी एजिटेशन होगी, उसके लिए गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाएगी। अगर ना ही कुछ बना तो लास्ट में हो सकता है स्ट्राइक की कॉल देंगे और पानी बंद होगा। तमाम जिम्मेवारी जो है वो इस गवर्नमेंट की होगी, ना कि इन गरीबों की होगी। ये सोचो कि इन गरीबों का भला करने आए हो, मैंडेट दिया था, नहीं तो इन गरीबों की आहा आपको लगेगी। याद रखना, मैं यही आपसे अपील करता हूँ, इनके मसलों को हल कर दो और लोगों को, और आप भी एजिटेशन से बचो ताकि तमाम काम जो है। भलेसा के हलोर इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी बच्चों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। यहाँ करीब 100 स्कूली बच्चे रोजाना एक खतरनाक रास्ते से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है और चारों ओर खतरनाक चट्टानों तथा बर्फीली परिस्थितियों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभिभावकों ने डोडा प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ते की मरम्मत कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए, और उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी, हम स्कूल भी इसी रास्ते से जाते हैं। इसी रास्ते जाते हैं। डर नहीं लगता आपको यहाँ से जाते हो डेली? डर लगता है, पर क्या करें जब रास्ता ही ये एक ही है स्कूल जाने का। एक ही रास्ता है। तो आप इस रास्ते से जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी इसी रास्ते से चलते हैं डेली? जी। इनको कैसे लेते हो आप? पकड़ के उठा के क्या करते हैं? इनको हाथ पकड़ते या तो गोद में उठाते हैं। हाथ पकड़ते हैं, गोद में उठाते हैं। यहाँ पे आपको डर तो लगता है, आप किसको डर नहीं लगेगा? मैं यहाँ से आ रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी कभी पहुंचाने आते होंगे आपको बारिश में, बर्फ में, फिर कैसे जाते हो आप लोग? हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें पहुंचाने आते हैं, फिर वो एक एक को पार कराते हैं यहाँ से, फिर हम स्कूल। क्या रिक्वेस्ट करेंगे बेटा आप एसडीएम साहब से, डीसी साहब से? हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा रास्ता ठीक कराएं, हमें स्कूल जाने में आसानी हो। जब तक ना बच्चा रोएगा तो माँ दूध नहीं देता है। हम रो कर भी गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि पर अरसा हमें रो के भी दूध नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, रोकर 15-16 साल से ये पुल बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन आज तक ये रास्ता नहीं बनाया गया। हमने 15-16 साल से ये पुल बना हुआ है, देखिए ये लोहा यहाँ पर सड़ भी रहा नाले में, क्योंकि जब इसकी देख रेख ही नहीं है तो ये रास्ता पुल तो बना दिया था, लेकिन इसका रास्ता नहीं बनाया। तो इस पुल का फायदा क्या है? हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से गुजारिश, या तो हमें ये रास्ता बना कर दो, या इस पुल को भी उठा के किसी और कहीं लगा दो, किसी के काम तो आए ये पुल। ये तो बिल्कुल हमारे बच्चे यहाँ से गिर रहे हैं। अब रोकर भी गुजारिश की हमने, हाथ भी जोड़ते हैं डीसी साहब के सामने कि अगर हमारे ये रास्ता बनाएंगे बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारा ये 2-3 गांवों का रास्ता ये टच होता है, यहाँ से एक ही रास्ता बिल्कुल स्कूल जाने की। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट तो सुनी ली है, सब बच्चे, हमारी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस रास्ते को सुधारा जाए, इस रास्ते को पक्का बनाया जाए, यहाँ पे इसको बैरिकेड किया जाए, इस रास्ते को जांगला लगाया जाए, इस रास्ते को नॉर्मली ना बनाया जाए, क्योंकि बहुत गहरी खाई नीचे है जहां पर गिर के बच्चों को नुकसान हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि डीसी साहब खास करके और एसडीएम साहब इस पर कोई संज्ञान लेंगे और जल्द ही 1 या 2 महीने के अंदर यहाँ पर ऐसी खुशखबरी देखने को मिलेगी, जब हमें खुद यहाँ पर विजिट करेंगे और वो रास्ता बनता हुआ भी आपको दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद मैं डीसी साहब से करूंगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों का रास्ता बनाया जाए, ताकि जब स्कूल खुलते हैं तो इन बच्चों को स्मूथली एक अच्छा रास्ता स्कूल जाने को मिले, जो ये बच्चे। जम्मू में इन दिनों बिजली कटौती ने व्यापारियों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दरबार मूव के चलते कश्मीर की बड़ी आबादी जम्मू शिफ्ट हो चुकी है, जिससे शहर पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। वहीं बच्चों की परीक्षाएं नजदीक है और कड़ाके की सर्दी अपने चरम पर है। ऐसे हालात में अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों का कहना है कि बिजली ना होने से कारोबार ठप पड़ा हुआ है, जबकि घरों में पढ़ाई कर रहे बच्चों और बुजुर्गों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना के की जा रही कटौती से परेशानी और बढ़ती जा रही है, और उन्होंने मौजूदा सरकार से मांग की कि अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि आम नागरिकों की दैनिक जिंदगी प्रभावित ना हो। जम्मू आज 8 से 9 घंटे 10 घंटे बिजली कट लग रहे हैं, और बिजली जा कहाँ रही है आज तक मुख्यमंत्री महोदय का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। चुनावों से पहले कहते थे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं उतार के दरिया में फेंक देंगे,
अब चुनावों के बाद इनको लगा कि नहीं ये लगने चाहिए, फिर उन्होंने कहा भी ये लगाओ, हम भी इसका स्वागत करते हैं, भैया लगाइए कोई बात नहीं, लेकिन बिजली तो दीजिए। 3 लाख कश्मीरी जम्मू आके बैठा है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो घूमने आया है, चाहे वो छुट्टियां काटने आया है, चाहे वो 5-6 साल से बंद पड़ी अपनी बिल्डिंग को ठीक करवाने आया है। 3 लाख कश्मीरी जम्मू बैठा है। अरे भैया जब 3 लाख कश्मीरी जम्मू आके बैठ गया तो बिजली कहाँ जा रही है? जम्मू के लोगों के हिस्से की बिजली ये कंज्यूम कर रहे हैं, पानी ये लोग पी रहे हैं, तो जम्मू के लोगों को हम क्या देंगे? ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो है इस वक्त जम्मू को, कश्मीर से नजला जम्मू आया है, ये लाइबिलिटी दरबार मूव के साथ चाहते थे। ठीक है, में मीटिंग अटेंड करने जाते थे, एक दिन से मीटिंग अटेंड करते थे, नेक्स्ट डे जम्मू। लेकिन जो मंत्रियों के साथ सिर्फ वो है कि वो पूरा इलेक्शन की मैनिफेस्टो तो उन्होंने तो बोला था कि 200 यूनिट फ्री देंगे। चलिए 200 यूनिट उन्होंने फ्री तो दिए नहीं, एटलीस्ट जो बिजली है वो तो पूरी देनी चाहिए। आजकल डेली 3-3, 4-4 घंटे का कट लग रहा है। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड सर्दी पड़ रही है, उनको मतलब कि ब्लोअर वगैरह चाहिए, गर्म चीज़ें चाहिए, तो उनके लिए खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन्हें। और हमारी बात अगर व्यापारियों की बात करें तो इन्वर्टर कितनी देर चलेगा? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कट यहाँ लगते हैं 6-6, 7-7 घंटे। तो यही उनसे कहना चाहते हैं, इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सलाल हो गया, बगलियार हो गया, बक्कल दूल हो गया, चिनाब वैली में नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं हाइड्रो के, तो एटलीस्ट JNK में इसकी कट्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो अभी हमें सामना करना पड़े। जब यहाँ पे कट कम से कम लगने चाहिए, मैं तो ना के बराबर लगने चाहिए, तो फिर भी यहाँ पे कट लग रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। होता है कि जो फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।